हेलो गाइस, तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर शुभम और इनकी है ऑल इंडिया रैंक 5 इन सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 23 एग्जाम। सो शुभम, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे साथ रोहित सर भी हैं। तो हम लोगों ने इंटरव्यू इसीलिए प्लान किया है कि भैया थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स कर लें कि ऑल इंडिया रैंक कैसे आती है और कैसे सीएस एग्जीक्यूटिव में हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो रोहित सर, आप थोड़ा सा शुभम से पूछो ना कि क्या स्ट्रैटेजी उसने यूज़ की है। शुभम, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। पहला क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स मैं यही पूछता हूँ सारे बच्चों से रैंक आने के बाद कि रैंक आने के बाद जैसे तुम्हें पता चला तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन और कैसा लगा आपको? फर्स्ट बेस्ट था, मतलब अनएक्सपेक्टेड ही था। दादी के साथ में रिजल्ट खोला, बेस्ट रिजल्ट था। अनएक्सपेक्टेड था, इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था मतलब आपने? एक्सपेक्टेशन होते नहीं ना इन चीज़ों के। पढ़ाई चल रही थी, कॉन्फिडेंट था, डिसिप्लिन था, रिजल्ट आया वो एंड था मतलब रिजल्ट। So, क्या लगता है आपको कि किन किन चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया आपके इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट के पीछे? डिसिप्लिन, रेगुलर वर्क, हार्ड वर्क। डिसिप्लिन मतलब बहुत ज़्यादा एक दिन में नहीं करा, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करा, एंड में बहुत सारा हो गया था वो। रोज़ जो करा उसको समअप करा रात में, मतलब ज़रूरी नहीं कि रोज़ बहुत सारा पढ़ लिया महीने भर तक, वो समअप ही नहीं करा एंड तक। वो एंड में जाके पता लगा कितना सारा पढ़ तो लिया, पढ़ा क्या अपन ने ये नहीं पता अपने को। तो फाइनली अपन ने ये करा कि समअप करते गए थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और एंड में जब पढ़ने गए तो हर चीज़ इतनी सी मिली थी कि क्योंकि इसमें रोज़ पेपर होते हैं, राइट, मतलब डेली पेपर होते हैं, कोई ब्रेक तो है नहीं। पेपर 7 दिन लगातार पेपर थे, तो 7 दिन का स्ट्रेस इतना होता है कि अपन को डर लग जाता है कि आखिरी पेपर जाते थे, हिम्मत भी तो होनी चाहिए पेपर देने के अगला। तो मतलब आपने अल्टीमेटली फनलिंग कर दी, मतलब बहुत सारी चीज़ों को छोटा 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 करके कटिंग करके फनलिंग। मैं जनरली क्लास में उसको फनलिंग बोलता हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ों को छोटे फनल में कर दिया ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगे। तो यस, पहली सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि पूरे के पूरे कोर्स को आप फनल करके इतना कर दो कि एक सब्जेक्ट पूरे एक दिन के अंदर पढ़ा जा सके। और मैंने तो मतलब सिंसियरली सब पढ़ा भी नहीं है, जो मेरे को लग रहा था हार्ड मैंने काट ही दिया, मतलब अच्छा, जो पढ़ा वो मेन पढ़ा है। अच्छा, मतलब वही वाली बात है कि जो पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा, और जो लगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है उसको पढ़ा ही नहीं। काटना बहुत हाँ, मतलब इम्पोर्टेंट है कि जो नो नीड टू डू वाली लिस्ट बना ली। सब कुछ नहीं पढ़ना, और मॉड्यूल सब कुछ है, मॉड्यूल सब के कुछ बाद है। कुछ ये आता तो ही नहीं क्लास में भी आई थिंक हमेशा एवरी टाइम आई से कि मॉड्यूल से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, दैट इज है। बेस्ट। मॉड्यूल इतना ज़्यादा है कि आप वो नहीं पढ़ पाओगे। मॉड्यूल बहुत बड़ा भी है, थ्योरी के तो स्पेशली मॉड्यूल बहुत बड़े भी हैं। आधे आधे मॉड्यूल कटे मेरे तो मतलब, राइट, और बार बार उस मॉड्यूल में जो लिखे हुए केस स्टडी, जो मॉड्यूल में लिखा वो पक्की बैठनी है पेपर में। सो मॉड्यूल इज बेस। और दूसरी एक और बात इन्होंने कही, डिसिप्लिन रहो, डेली पढ़ो, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना लेकिन थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ो और उसको समरी करते जाओ। चलिए, जो एग्जांपल्स लिखे रहते हैं मॉड्यूल्स के अंदर, एग्जांपल ऐसे कैसे नाम सही तो अमाउंट सही तो क्या है। कई क्वेश्चन एफएम के तो ऐसे ऐसे अमाउंट, मेरे को कंपनी लगा तो क्वेश्चन भी याद है, इसमें 20, 15 और 5 का ऐसा वो एजीएम का होता है कि मीटिंग कितनी कोरम होनी चाहिए, वो प्रॉपर ऐसा क्वेश्चन उठ के आया, अमाउंट भी सेम। आई थिंक अकाउंट्स में भी बहुत सारे सेम टू सेम आते हैं। अकाउंट्स में भी मॉड्यूल के केसेस एज इट इज दिसंबर 23 अमाउंट भी सेम हो गए थे। अमाउंट भी सेम था। तो इतना ज़्यादा सेम होता है कि आपको मॉड्यूल के बारे में सोच रहे हो तो फिर तो गलत ही है। बिल्कुल सही। तो शुभम, रेगुलर क्लास से आपको क्या लर्निंग मिली कि क्या क्या बच्चों को करना चाहिए? हम जो भी रेगुलर क्लासेस में करवाते हैं क्या वो सब करना चाहिए? मॉक टेस्ट, रेगुलर अटेंडेंस। हाँ, सेल्फ एवेल्यूशन होता है उससे, कि सेल्फ एवेल्यूशन होता रहेगा, पता रहेगा अपन कहाँ पर खड़े हैं। अगर कम है तो थोड़ा सा और एफर्ट दे देंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं तो सच में नहीं करना है। ओके, तो मतलब इस वजह से मेरा एक और सवाल ये था कि एग्ज़ाम ही पहला टेस्ट होना चाहिए कि उसके पहले आपको टेस्ट रेगुलरली देते रहने चाहिए? या आदत ही नहीं होगी। मेरा पेपर भी, एक पेपर बिगड़ा था मेरा। हाँ। मेरे को फर्स्ट पेपर था जब मेरे को लगा कि 2 घंटे हुए या फिर 3 घंटे से कुछ, हाँ। पर असली में 3 घंटे हो गए थे और मैं 2 घंटे बैठा हुआ था और मेरा पेपर बचा था। ओके, प्रैक्टिस नहीं थी, प्रैक्टिस मतलब थी पर वो होता ना आदत कि फेमिलियर नहीं थे, पढ़ते रहो, पेपर दिए ही नहीं है, पता कैसे चलेगा। डेफिनेटली। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट्स के साथ है, वो अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करना ही नहीं चाहते। सबको पता है हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम में ही परफॉर्म करेंगे। मतलब ये तो ये होगा कि विराट कोहली बिना नेट प्रैक्टिस के लिए सीधे इंटरनेशनल मैच में पहुंच जाए और वर्ल्ड कप फाइनल खेल ले और वो एक्सपेक्ट करे कि उसकी सेंचुरी और डबल सेंचुरी हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। ऑफकोर्स प्रैक्टिस तो लगेगी, वो भी सेल्फ इवैल्यूएशन के साथ। सिर्फ होमवर्क करने से काम नहीं चलेगा। उस लेवल का ही, मतलब कि पेपर देने बैठा तो समझ जाओ कि एग्जाम में बैठा हुआ हूँ। हाँ, एग्जाम लेवल का ही, और एग्जाम का माहौल ही एग्जाम के माहौल के साथ होना चाहिए। मतलब लीनियंटली करी तो वहाँ पर होती नहीं लीनियंसी। लीनियंसी नहीं होनी चाहिए,
टाइमिंग भी ऐसे नहीं चाहिए जो एग्जाम वाले हो। जैसे अगर दिन में एग्जाम रहती है तो आपका टाइम, पेपर देने का टाइम तो भी आदत रहेगी कि पसीना आता हाथ में। दिन में देना चाहिए। तो उससे क्या होता है, दिन में आपका जो बॉडी का साइकिल है वो भी पूरा का पूरा बराबर मैनेज हो जाता है। एग्जाम के 1 घंटे पहले पढ़ी छोड़ दो, एग्जाम तो के फायदा है। 1 घंटे पहले पढ़ी छोड़ दो तो फायदा है, क्योंकि सर पे हेक्टिक प्रेशर नहीं रहेगा। मतलब आप जाओ, पेपर दो, फ्री होकर घर आ जाओ। ये बार बार एक ही बात कह रहा है, मैं इससे पर्सनली मिला था तब भी, कि सर बहुत ज़्यादा लोड लेके एग्जाम देने नहीं जाना। ये तो मैं 1000 बार कहता हूँ क्लास में। मेरे जितने भी दोस्त फेल हुए, जो भी फेल हुआ है, सबका यही कारण था कि वो लोग बस एग्जाम 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 के अलावा कुछ है ही नहीं है लाइफ में। उससे बढ़ के बहुत कुछ है। एग्जाम का स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस लगे तो कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ऑल इंडिया रैंक आने के बाद भी सब लोग यही बोलते हैं कि स्ट्रेस लेके कुछ भी नहीं होता है। तो ऑल इंडिया रैंक आती भी उन्हीं की है जो बिना स्ट्रेस के, बिना पढ़ाई करते, क्योंकि अदरवाइज फिर कहीं ना कहीं एग्जाम में कुछ भी चीज़ थोड़ी भी प्रेशर में आ गए तो जो आता हुआ है वो भी सारा भूल जाते हैं। इसके अलावा रोहित सर, यार एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में हमको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ये भूत हम उतार ही नहीं पा रहे हैं। हम कितना ही बोलते हैं क्लास में कि नॉर्मल लैंग्वेज लिखो, अपनी लैंग्वेज। लॉ की लैंग्वेज डेफिनेटली होनी चाहिए, टेक्निकल वर्ड्स होने चाहिए, लेकिन बच्चे इसी प्रेशर में दिन भर रह रहे हैं। क्या लैंग्वेज लिखेंगे, रटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम्हें भी लगता है यार 5 आने के बाद कि एज इट इज़ मॉड्यूल की लैंग्वेज या वो छापनी ही पड़ेगी तभी मार्क्स आएंगे? तो मेरे ख्याल से तो वो मांगते ही नहीं वो लोग कि अब लिखोगे अब लैंग्वेज। पॉसिबल नहीं है ना, मतलब लैंग्वेज लिखना। तो वो लोग चाहते हैं कि आपने क्या लिखा? कोर जो वो है ना, मतलब जो पर्पस, मतलब एक तो होता है टेक्निकल वर्ड्स, हर चीज़ का। तो ना वर्ड तो मांग ही रहे हैं आपसे, तो मांग रहे हैं कि हाँ जो पर्पस है कि हाँ किस चीज़ की क्या है। अब एजिम जब करनी है तो आपको पता है कब कब करनी है। उधर मांग रहे हैं कि आप ईज, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती है वो नेगलेक्ट ही होगी। मतलब जो लीगल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जो मॉड्यूल में होते पेपर्स में हैं, यही चीज़। जैसे कई बार लिखा होता है हियर, एज, अंडर, या बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तो कई बार वो टेक्निकल वर्ड्स एग्जाम में नहीं भी लिखो तो उससे मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। मेन पॉइंट है, वो लोग आंसर चाहते हैं, जो पॉइंट है उसको समझाओ। मतलब जो पूछा है उसको एग्जैक्टली आप सिंपल लैंग्वेज में लिखो और सही लिखो, तो आपको ज़्यादा लीगल लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं बच्चा है। सब तो याद करके आएगा नहीं इतना, मतलब रोबो नहीं है ना कि वो कर लेगा सिर्फ। सही है। तो यही प्रॉब्लम एक्चुअली होती है क्लास में भी। बच्चा क्या है, जब रटने बैठता है तो रटना कैसे वो भी उसको पता नहीं है, Basis वो clear हर वर्ड को रटना चालू कर देता है। तो इसके लिए आपने कोई समरी नोट्स या कुछ ऐसे बनाए थे क्या? सब बनाया ना, जो क्लास में बनवाया सब बना लिया। सब बना लिया। समरी नोट्स मतलब कॉपी बनाई होगी, बुलेट पॉइंट्स में छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे। बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर करते जाओ। हर चीज़ का मतलब वो सिंपल रफ बना लो उसको। रफ में मतलब हर चीज़ का मेन पॉइंट्स, जो थियरी क्वेश्चन अपन बन रहे थे उसके मेन पॉइंट सारे लिखते चले जाओ। यही मेन फोकस था मेरे हिसाब से। ये बेसिक बातें हैं जो टेक अवेज हैं जो मेनली इस इंटरव्यू से, और मेरे हिसाब से किसी भी अच्छे पास होने वाले बच्चों से आप बोलोगे तो ऑफकोर्स ये टेक अवेज निकल के आते हैं। मुद्दा ये है कि इसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना सबको आता है, समझना सबको आता है, लेकिन करना वाला चाहिए, और करने वाला आदमी ही फिर अच्छा स्कोर कर पाता है। चलिए, सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टुडेज गेस्ट शुभम तिवारी। इन्होंने यार 5 लाकर अगेन एक इतिहास रच दिया। बहुत खुश हैं हम। वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर प्रोफेशनल। आई होप कि हम प्रोफेशनल के बाद भी एक बार वापस ऐसे ही बैठे विद वन मोर ऑल इंडिया रैंक्स। ऑल द बेस्ट शुभम।